दोस्तों, यदि आप प्रतिबिंब के बारे में और दर्पण के बारे में आपको समझने में दिक्कत होती है, आप डायग्राम समझ देख के समझ नहीं पाते हैं कि कौन सा अवतल दर्पण है, कौन सा उत्तल दर्पण है, और प्रतिबिंब के बारे में पता नहीं लगा पाते हैं कौन सा आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब है, तो ये वीडियो खास आपके लिए है। ठीक है, इसमें हम समझेंगे प्रतिबिंब के बारे में। किसके बारे में? प्रतिबिंब। इमेज क्या होता है? प्रतिबिंब, इमेज। ठीक है, इमेज या प्रतिबिंब। देखिए, ये मैं खड़ा हूं, ठीक है, क्योंकि आज प्रतिबिंब पढ़ाना था, इसलिए मैंने पूरा ये क्लास जो है अपना इस तरीके से बना दिया हूं। थोड़ा अंधेरे वाले रूम में पढ़ा रहा हूं, ठीक है, रात को वीडियो बना रहा हूं ताकि मेरा जो इमेज हो इस बोर्ड पर बने। देखिए, मैं खड़ा हूं, अब जो सूर्य की प्रकाश की किरणें आ रही हैं बाहर से, जो भी प्रकाश की किरणें बाहर से आ रही हैं, लाइट की जो भी प्रकाश की किरणें चल रही हैं, वो मेरे ऊपर पड़ रही हैं। ठीक है, मेरे ऊपर पड़ने के बाद वो प्रकाश किरणों का परावर्तन या अपवर्तन हो रहा है। और ये जब प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन हो रहा है, तो ये जो किरणें हैं या तो दूसरे बिंदु पर मिल रही हैं या मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो ये जो दूसरा बिंदु है, इसी को मेरा प्रतिबिंब कहते हैं। ये जो मैं दिख रहा हूं ना, मैं यहाँ खड़ा हूं लेकिन मेरा इमेज यहाँ बन रहा है, तो यही जो दिख रहा है आप सभी को, यही मेरा क्या है? प्रतिबिंब है। ठीक है, तो प्रतिबिंब क्या होता है? किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें। चलो मान लो मैं एक वस्तु हूं, मेरे से प्रकाश की किरणें चल रही हैं, मेरे से होकर प्रकाश की किरणें चल रही हैं। अब जैसे मेरे से होकर प्रकाश की किरणें चल रही हैं, तो प्रकाश का परावर्तन या अपवर्तन हो रहा है। जब प्रकाश का परावर्तन या अपवर्तन हो रहा है, उसके फल स्वरूप ये जो प्रकाश की किरणें चल रही हैं, वो किसी एक पॉइंट पर मिल रही हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, तो ये जो दूसरा बिंदु है, जहां मिल रही है, मिलती हुई प्रतीत होती है, ये दूसरा बिंदु, यही दूसरा बिंदु मेरा क्या है? इमेज है, मेरा प्रतिबिंब है। ठीक है, अब इमेज जो होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है कि वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है, रियल इमेज। एक होता है आभासी प्रतिबिंब, जिसे वर्चुअल इमेज कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब जो होगा उसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। रियल में आप जो देख रहे हैं, ये रियलिटी है ना, मेरी परछाई है, रियल में है। समझ में आ रहा है? तो ये वास्तविक इमेज हो जाएगा, रियल। ठीक है, जैसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं, फोन ले लेते हैं। ऐसे फोन लेने के बाद क्या होता है, इस तरीके से फोन लेते हैं, फोन लेने के बाद अपना इमेज खींचते हैं, तो हमारा जो इमेज होता है ना, वो कैसा होता है? वो रियल इमेज होता है। मतलब हम लोग जैसे रहते हैं फोन में, वैसे सेम दिखाई देते हैं। बात समझ में आ रहा है? अब लड़कियों की बात थोड़ी अलग है, फिल्टर विल्टर लगा लेते हैं, तो फिल्टर नहीं लगाना है आपको। ठीक है, ऐसा नहीं है कि स्नैपचैट से खींचना है फोटो, आप नॉर्मल कैमरे से खींचिए, तो वो जो आपका इमेज गया है आपके फोन में, वो रियल इमेज है। ठीक है, तो रियल इमेज होता है, एक वर्चुअल इमेज होता है। समझ में आ रहा है? तो इमेज दो प्रकार का होता है, एक रियल, एक वर्चुअल। एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है, एक आभासी प्रतिबिंब होता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर लेंगे और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त करते हैं। चलिए लिख के समझते हैं। किसी बिंदु वस्तु से, किसी बिंदु वस्तु से, वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें जब परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, जब परावर्तन या अपवर्तन, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर, किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हैं, किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस दूसरे, तो इस दूसरे, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का, पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, यहाँ क्या हमने लिख दिया कि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें। मैं हूं एक बिंदु वस्तु, मुझसे प्रकाश की किरणें चल रही हैं। किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें जब परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात
किसके पश्चात? परावर्तन या तो अपवर्तन के पश्चात। परावर्तन आपने पढ़ा है, अपवर्तन हमने अभी नहीं पढ़ाया है, ठीक है। तो दर्पण के बाद ही अपवर्तन हम पढ़ेंगे, और अपवर्तन के बाद हमें लेंस पढ़ना है। तो परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिल रही है या मिलती हुई प्रतीत होती है, या तो मिलती है या तो मिलती हुई प्रतीत होती है, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। मान लो अभी आपने दर्पण भी नहीं बताया, मान लीजिए हमारे पास एक दर्पण है, ठीक है। दर्पण का प्रकार है या अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के सामने हमने एक वस्तु रख दिया ए बी। अब इससे प्रकाश की किरणें चलेंगी, इससे क्या होगा? प्रकाश की किरणें चलेगी। एक किरण ये हो गया, और दूसरी किरण मान लो एक प्रकाश की किरण और इससे चल रही है, ठीक है। इस तरीके से एक प्रकाश की किरण ये चल रही है, दो प्रकाश की किरण इससे चल रही है। एक प्रकाश ये हो गया, दूसरी प्रकाश की किरण क्या चल रही है? मुख अक्ष के समांतर होके जा रही है, ठीक है। दो प्रकाश की किरणें हो रही हैं। दो प्रकाश की किरणें इस तरीके से चल रही हैं। क्या कर रही हैं? दो प्रकाश की किरणें। एक प्रकाश की किरण ये हमने मान लिया, सॉरी इसको ऐसे बनाते हैं, रूल है इसका बनाने का, ऐसे जाएगा फिर यहाँ से चला गया है। एक प्रकाश की किरण हम ऐसे मान रही है, वक्रता केंद्र है, यहाँ से होके निकल रही है, ठीक है। इस तरीके से प्रकाश की किरणें हैं। दो प्रकाश की किरणें एक दूसरे को जहां काटती हैं, यही वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा, यही वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, ए डैश और बी डैश। तो ये ए बी जो है, ए बी क्या है? एक वस्तु है, इससे प्रकाश की किरणें दो चल रही है, एक यहाँ से जाके यहाँ निकल जा रहा है, एक ऐसे जा रही है। तो ये जो प्रकाश की किरणें दोनों चल रही है, एक दूसरे परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, ठीक है, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिल रही है, इस दूसरे बिंदु पर मिल रही है, ठीक है, या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो इस दूसरे बिंदु को ही इस पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब ये जिस जिस बिंदु पर मिल रही है, ये वाला इतना पॉइंट और इसका, ठीक है, तो इस दूसरे बिंदु को ही इसका प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब ये प्रतिबिंब है और ये वस्तु है। बात समझ में आ रहा है? मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, ये बात हो गई। अब देखिए प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। प्रतिबिंब कितने प्रकार का? दो, ठीक है। लिखते हैं प्रतिबिंब, प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है? दो। नंबर एक है वास्तविक प्रतिबिंब। नंबर एक क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब है? वास्तविक प्रतिबिंब। नंबर दो क्या है? आभासी प्रतिबिंब। नंबर दो है आभासी प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब है? आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, इसे क्या कहते हैं? रियल इमेज, रियल इमेज, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज, इमेज, ठीक है। इतनी बात तो आपको समझ में आ रही होगी। आगे देखिए, ये जो प्रतिबिंब का डिफिनेशन अभी हमने समझा है ना, उसी डिफिनेशन से हम वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब का डिफिनेशन भी समझ लेंगे। देखिए प्रतिबिंब का डिफिनेशन ये आपके सामने लिखा है, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब का डिफिनेशन समझते हैं। किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें जब परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हैं, दूसरे बिंदु पर मिलती हैं। अब इतनी लाइन छोड़ देना है आपको, दूसरे बिंदु पर मिलती हैं, तो इस दूसरे बिंदु को, यहाँ को लिखना था, तो इस दूसरे बिंदु को, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का कौन सा प्रतिबिंब कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। सब कुछ लिखना है पूरा, बस इतना नहीं लिखना है, या मिलती हुई प्रतीत होती है, इतना आपको नहीं लिखना है वास्तविक प्रतिबिंब में, ठीक है। क्या लिखना है? किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें जब परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हैं, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। अगला आता है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें जब परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर, किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। इस बार इतना छोड़ देना है, ठीक है। किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। एक एक करके दोनों को लिख लेते हैं। सबसे पहला वास्तविक के बारे में लिख रहा हूं, ठीक है। क्या हो जाएगा? जब किसी बिंदु वस्तु से, किसी बिंदु वस्तु से, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश, चलने
वाली प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें, ठीक है, जब परावर्तन, जब परावर्तन या अपवर्तन, या अपवर्तन के पश्चात, के पश्चात किसी दूसरे, किसी दूसरे बिंदु पर, किसी दूसरे बिंदु पर मिलती है, बिंदु पर मिलती है, मिलती है, तो इस, तो इस दूसरे बिंदु को, तो इस दूसरे बिंदु को पहले, पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। ये हो गया वास्तविक प्रतिबिंब, सॉरी, दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। कौन सा प्रतिबिंब कहते हैं? वास्तविक, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है, वास्तविक। यहाँ आगे बढ़ा दे रहा हूं, यहाँ प्रतिबिंब आप लिख देना, मैं प्रति लिख रहा हूं, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ये हो जाएगा। अब एक लाइन और कि वास्तविक प्रतिबिंब को, वास्तविक प्रतिबिंब को, प्रतिबिंब को पर्दे पर, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है, ये हो गया वास्तविक प्रतिबिंब। अब आगे इसे सेम समझना है आभासी प्रतिबिंब को, सेम वही डिफिनेशन रहेगा, बस यहाँ के लिख देना है इस दूसरे बिंदु को यहाँ परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, बस इसमें लिखना है, इसमें है मिलती है, इसमें लिखना है आभासी वाले में मिलती हुई प्रतीत होती है, बस, और सब सेम है, ठीक है। चलिए उसके लिए भी लिखते हैं, क्या हो जाएगा, किसी, किसी बिंदु वस्तु, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली, चलने वाली प्रकाश की किरणें, की किरणें जब परावर्तन, जब परावर्तन या अपवर्तन, या अपवर्तन के पश्चात, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे, किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हुई, किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, प्रतीत होती हैं, तो इस दूसरे, तो इस दूसरे बिंदु को, बिंदु को पहले, पहले बिंदु, पहले बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। यहां लिखे हो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इसका लिखेंगे आभासी, आभासी प्रतिबिंब को, प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है, ठीक है। पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसका फोटो ले सकते हैं, परंतु इसका फोटो लिया जा सकता है, परंतु इसका फोटो लिया जा सकता है। देखिए कितना आसान है, प्रतिबिंब हो गया खत्म, प्रतिबिंब। अब इसके बाद हमें क्या समझना है, दर्पण। जल्दी से आप क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे, ठीक है। इसके तुरंत बाद हम समझ रहे हैं दर्पण के बारे में, आप इसको लिखेंगे, फटाक से नोट कर लेंगे। चलिए मिटाते हैं इसको। अब हम समझ रहे हैं किसके बारे में, प्रतिबिंब के बाद खत्म हो गया हमारा, आ गया दर्पण। बस
दर्पण भी अभी आसानी से समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए दर्पण क्या होता है। दर्पण जो रोज अपना मुंह देखने के लिए यूज करते हो कि हमारा जो फेस है वो सुंदर हुआ कल से कि नहीं, कल तो थोड़ा सही नहीं लग रहा था लेकिन आज हो सकता है थोड़ा सुंदर दिख रहा हो, ठीक है। वही दर्पण है, वही शीशा है। दर्पण, दर्पण क्या होता है? किसी चिकने पारदर्शी, लिख देते हैं फिर समझा रहे हैं। किसी चिकनी, किसी चिकनी पारदर्शी, पारदर्शी तल के एक पृष्ठ, तल के एक पृष्ठ पर कलई, एक पृष्ठ पर कलई या एक पृष्ठ पर कलई या लाल ऑक्साइड, लाल ऑक्साइड का लेप लगाकर, का लेप लगाकर दूसरे दूसरे पृष्ठ को परावर्तक, दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बनाया जाए, परावर्तक बनाया जाए तो उस निकाय को, तो उस या इस भी लिख सकते हैं, निकाय को, निकाय को दर्पण कहते हैं, उस निकाय को दर्पण कहते हैं, ठीक है। क्या हमने लिख दिया? हमने क्या लिखा? किसी चिकनी, किसी चिकनी पारदर्शी तल के एक पृष्ठ पर कलई या लाल ऑक्साइड का लेप लगा दो। ये मान लो कोई चिकना, ये कोई चिकना, इस तरीके से कोई चिकना पारदर्शी तल है, ठीक है। इसके एक पृष्ठ पर हम क्या कर रहे हैं, या तो ऐसे लेप लगा रहे हैं, मतलब कलई कर रहे हैं, या तो रेड ऑक्साइड या लाल ऑक्साइड का इस तरीके से नीचे कलई कर दे रहे हैं, पुताई कर दे रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? तो और दूसरा पृष्ठ कैसा हो गया? परावर्तक। और दूसरे पृष्ठ को कैसा बनाया गया? परावर्तक। परावर्तक का मतलब जिससे परावर्तन की घटना हो जाए, ठीक है। दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बनाया गया, मतलब इस तरीके से परावर्तन की घटना देखने मिली। परावर्तन तो पढ़ाया गया है, तो परावर्तन की घटना दूसरे पृष्ठ से अगर देखने को मिल रही है तो इस पूरे निकाय को ही दर्पण कहते हैं। जैसे हम देखो, हम लोग डेली यूज करते हैं शीशा। शीशे पर क्या होता है? शीशे वाला अगला वाला जो फेस होता है, अगला वाला सिरा, वो एकदम चिकना होता है। कैसा होता है? चिकना होता है, पारदर्शी होता है, ठीक है। आगे वाला सिरा चिकना होता है, पारदर्शी होता है, लेकिन उसके पीछे वाला जो तल होता है वो कैसा होता है? कलई किया होता है या लाल ऑक्साइड का लेप लगाया जाता है। आप कभी क्या करना, वो जो घरों में मुंह देखने के लिए शीशा यूज किया जाता है, उसकी प्लास्टिक पीछे लगी होती है ना, उसको फाड़ना और देखना पीछे जो है, जो इसको प्लास्टिक लगी है, जब फाड़ के निकालोगे तो पतला सा शीशा मिलेगा। पतला सा शीशा जो होगा उसके पीछे देखना ना, ऐसे लेप लगाया हुआ होता है। समझ में आ रहा है? रेड रेड लेप लगाया हुआ होता है, ठीक है। लाल ऑक्साइड का लेप लगाया जाता है या कलई की जाती है, जिस कारण से पीछे वाला तल क्या हो जाए? पालिश हो जाए और आगे वाले तल से परावर्तन की घटना हो जाए। आगे वाले तल से परावर्तन की घटना हो जाए। परावर्तन की घटना होने का मतलब है अपना फेस उस शीशे में देखें तो फिर पुनः वही फेस, वो जो हमारा फेस है उस शीशे पे जो बन रहा है उसका इमेज, वो हमारी आंख पर बने, हमको हमारा फेस दिखाई दे, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। अब देखिए, ये जो हमारा हो गया दर्पण। दर्पण कितने प्रकार का होता है? दर्पण दो प्रकार का होता है। दर्पण कितने प्रकार का? दर्पण दो प्रकार का होता है। सबसे पहला कौन सा दर्पण है? दर्पण दो प्रकार का होता है। दर्पण दो प्रकार का होता है। दर्पण कितने प्रकार का? दो प्रकार का। नंबर एक कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण। समतल दर्पण, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, समतल दर्पण। समझ में आ रहा है? पहला नंबर एक क्या हो गया? समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है? ठीक है, समतल दर्पण क्या होता है? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? समतल हो। ऐसा दर्पण जिसका जिसका परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण कहलाता है, ठीक है। देखो, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो? समतल हो। मान लो ये मेरे पास एक पृष्ठ है, एक पृष्ठ है, इसके नीचे वाला तल क्या हुआ है? कलई किया है या लाल ऑक्साइड का लेप लगाया गया है।
और ऊपर वाला तल इस तरीके से क्या है, ऊपर वाला तल इस तरीके से क्या बनाया गया है, परावर्तक बना दिया गया है। और इसका जो परावर्तक तल है वो कैसा है, समतल है। समझ में आ रहा है, कहीं ऊपर नीचे नहीं है, एक बराबर है, समतल है। ठीक है। अब अब इसका पृष्ठ समतल है और इस पर हम परावर्तन की घटना का अध्ययन कर रहे हैं। इस तरीके से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। ठीक है। ये बीच में अविलंब डाल रहे हैं, ये अविलंब हो गया। ये कैसा है, कलई किया हुआ, कैसा है, कलई या लेप लगा हुआ, लेप लगा पृष्ठ। ठीक है। और ये कैसा है, परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ। बात समझ में आ रही है। देखो क्या हमने बताया, हमने ये बताया कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो। ठीक है। तो ये हमने नीचे एक तल बनाया जिसको लेप लगा दिया। ठीक है। या लाल ऑक्साइड का कलई कर दिया गया है। और ऊपर वाला तल जो है जिसे हम परावर्तक तल कहते हैं वो समतल दिख रहा है, एकदम बराबर है। अब ये जो ऊपर वाला तल जो है परावर्तक तल जब समतल होगा तो इस प्रकार का दर्पण क्या कहलाएगा, समतल दर्पण। कौन सा दर्पण कहलाएगा, समतल दर्पण। ठीक है। अब आगे देखिए क्या पढ़ेंगे, समतल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब, बने प्रतिबिंब के गुण, प्रतिबिंब के गुण। समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं ना, उनके गुणों के बारे में पढ़ना है हमको। ठीक ठीक है, कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो बनेगा उसके क्या क्या गुण होते हैं। देखो नाई की दुकान पर हम जाते हैं ना, नाई, नाई का मतलब बड़ा सा शीशा लगा हो जहां, ठीक है, वहां एक तरीके से कहीं ना कहीं समतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है, वो जो छोटा शीशा नहीं रखते हैं, छोटा शीशा है, इतना बड़ा शीशा होता है जिसमें मुंह बड़ा सा दिखाई देता है, वो समतल दर्पण नहीं होता। ऐसा शीशा जो ऐसे एक दीवार में एक फिट किए रहते हैं, जो सैलून में लगा रहता है, रहता है ना, हमारा पूरा शरीर उसमें दिखाई देता है, वो समतल दर्पण होता है। समझते हैं समतल दर्पण द्वारा, इसका पहला गुण ये है कि समतल, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, आभासी तथा सीधा होता है, आभासी तथा सीधा होता है, सीधा होता है। ठीक है। मतलब किसी समतल दर्पण द्वारा अगर प्रतिबिंब बनेगा तो आभासी होगा और सीधा होगा। अभी बताया गया है आभासी कैसा होता है, कौन होता है। ठीक है। अगली बात कि अगली बात नंबर 2 लिखते हैं, इधर यहां से लिख लेते हैं, यहीं से लिख लेते हैं। चलिए, ये समझ में आ गया होगा कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होता है। ठीक है। आगे देखिए, आगे अगला है कि जो समतल दर्पण होता है ना, समतल दर्पण ऐसे लिखते हैं, यदि, यदि वस्तु, समतल दर्पण में ऐसे लिख देते हैं, यदि मनुष्य, यदि मनुष्य, मनुष्य की ऊंचाई, ऊंचाई h, यदि मनुष्य की ऊंचाई कितनी है, h है तो समतल दर्पण, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, बना, बने प्रतिबिंब, बने प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, यदि मनुष्य की ऊंचाई h है तो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के लिए, के लिए यदि मनुष्य की ऊंचाई h है तो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के लिए दर्पण, के लिए दर्पण की ऊंचाई, दर्पण की ऊंचाई h/2 होनी चाहिए, होती है, h/2 होती है। जैसे मैंने कहा कि यदि मनुष्य की ऊंचाई h है तो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के लिए दर्पण की ऊंचाई h/2 होनी चाहिए। जैसे मैं खड़ा हूं ना, मेरी ऊंचाई मान लो 6 फीट है, कितनी फीट है, 6 फीट। अब मेरा जो प्रतिबिंब बनना होगा ना, तो अगर समतल दर्पण मेरे सामने रखोगे तो वो जो समतल दर्पण होना चाहिए ना, मेरी, मैं 6 फीट हूं तो वो समतल दर्पण जो मेरे सामने रखोगे जिसपे मेरा पूरा प्रतिबिंब बन जाए, मेरा पूरा प्रतिबिंब बन जाए, तो वो मेरे का आधा होना चाहिए। h/2 का मतलब मेरे का आधा, h का आधा, मतलब मैं अगर 6 फीट का हूं तो वो समतल दर्पण 3 फीट का होना चाहिए। अगर 3 फीट का है तो मेरा पूरा पूरा इमेज समतल दर्पण पर बन जाएगा। ठीक है। अब आप इसको नोट कर लिए, हम इसको मिटाने वाले हैं। ठीक है। क्योंकि जगह नहीं है, हमारा बोर्ड भी बहुत छोटा है, तो अब जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए,
आगे देखिए एक गुण हुआ, सॉरी 2 गुण हुआ है समतल दर्पण का। अगला गुण देखते हैं, अगला गुण देखते हैं समतल दर्पण का, ठीक है। अगला गुण मतलब तीसरा गुण, नंबर 3। नंबर तीसरा गुण क्या है कि समतल दर्पण पर प्रतिबिंब वस्तु के आकार का होता है, ठीक है। समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब, दर्पण पर बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार का होता है, वस्तु के आकार का होता है, वस्तु के आकार का होता है। इसका क्या मतलब है कि मान लो मैं हूं, मैं 6 फीट का हूं और मेरे सामने दर्पण रखा है जो मेरे का आधा है, मतलब 3 फीट का है। अब मेरा जो प्रतिबिंब होगा ना, उस पर बनेगा जो मेरा प्रतिबिंब, वो कितना बड़ा होगा, मेरे जितना बड़ा होगा। मतलब जितनी बड़ी वस्तु रहेगी उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, उससे छोटा या बड़ा नहीं बनेगा। मान लीजिए कोई समतल दर्पण है, उसमें ये मार्कर देख रहे हैं, तो अभी मार्कर इतना बड़ा है ना, तो समतल दर्पण में भी मार्कर इतना बड़ा ही बनेगा। समझ में आ रहा है? तो वही लिखा गया है कि समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार का होता है। अगला चौथा क्या है, 4 नंबर, ठीक है। दर्पण प्रतिबिंब लिखते हैं, प्रतिबिंब प्रतिबिंब दर्पण से जितनी पीछे पीछे प्रतिबिंब दर्पण से जितना या जितनी पीछे, जितना लिख देते हैं, जितना पीछे बनता है, प्रतिबिंब दर्पण से जितनी दूर पीछे बनता है, ऐसे लिखते हैं। प्रतिबिंब दर्पण से जितनी दूर पीछे बनता है, जितनी दूर पीछे बनता है, उतनी दूर दर्पण उतनी दूर दर्पण और वस्तु की दूरी होती है। उतनी पीछे उतनी पीछे या उतनी आगे लिखते हैं, उतनी आगे दर्पण और वस्तु की दूरी होती है, वस्तु की दूरी होती है, यहाँ लिख देते हैं, वस्तु की दूरी होती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कह रहा है ना कि मान लो मैं हूं ना, मेरे सामने समतल दर्पण ये लगा है, ऐसे सोचो ये समतल दर्पण है, ये मैं हूं, ठीक है। अब मेरा प्रतिबिंब, मैं समतल दर्पण से कितना दूर, इतना दूर खड़ा हूं, ये देखो 1 हाथ की दूरी है ना, यहां से लेकर 1 हाथ की दूरी, इतना दूर खड़ा हूं मैं, समतल दर्पण से इतना दूर खड़ा हूं। देख लो मेरी और इस बोर्ड की और मेरे बीच की दूरी जितनी है, ठीक है, इतने दूर पर खड़ा हूं। अब मेरा जो प्रतिबिंब बनेगा ना इस दर्पण पर, ये समतल दर्पण हमने माना है, मेरा जो प्रतिबिंब इस दर्पण पर बनेगा ना, तो जितनी दूर पर मैं खड़ा हूं अंदर उतनी दूर पर ही बनेगा, इस दर्पण के उतनी अंदर बनेगा। समझ में आ रहा है? जैसे मैं मान लो यहाँ से मेरे और बोर्ड के बीच की दूरी 1 फीट है, तो मेरा जो प्रतिबिंब इस दर्पण पर बनेगा ना, वो 1 फीट अंदर ही बनेगा। वही लिखा है कि प्रतिबिंब दर्पण से जितना दूर पीछे बनता है, उतनी आगे दर्पण और वस्तु की दूरी होती है, उतनी आगे दर्पण और वस्तु की दूरी होती है, उतनी आगे दर्पण और वस्तु की दूरी होती है, ठीक है। चलिए इतना बात हो गया समतल दर्पण के बारे में। इसके अगला है नंबर 1, हमने पढ़ा था दर्पण 2 प्रकार का होता है, एक समतल दर्पण, एक पढ़ लिया है। अगला नंबर 2 है गोलीय दर्पण। क्या है? अरे भाई, गोलीय दर्पण। कौन सा दर्पण है? गोलीय दर्पण, जिसे स्फेरिकल मिरर कहते हैं, स्फेरिकल मिरर कहते हैं, गोलीय दर्पण, ठीक है। अब गोलीय दर्पण क्या होता है, ये मान लो कोई कांच का खोखला गोला है, ये क्या है? कांच का खोखला गोला। अब कांच का खोखला गोला, अंदर कुछ नहीं, बाहर से बस कांच का खोखला गोला है। इस कांच के खोखले गोले को ऐसे बीच से काट दो, तो इस तरीके से मिलेगा, एक भाग ऐसे मिलेगा, बीच से हमने काटा, एक भाग ऐसे मिलेगा, ठीक है, इस तरीके से मिलेगा। हमने इसको बीच से काट दिया। अब जब किसी कांच के खोखले गोले को बीच से काटा जाता है, बीच से काट कर इसके किसी एक पृष्ठ पर, चाहे इस वाले पृष्ठ पर चाहे इस वाले पृष्ठ पर, किसी एक पृष्ठ पर क्या करो कि चांदी का कलई कर दो, चांदी का कलई कर दो। तो इस प्रकार से जो दर्पण प्राप्त होता है उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। समझ में आया? देखिए हमने कहा किसी कांच के खोखले गोले को क्या करो, बीच से काट दो, बीच से काटने के बाद जो प्राप्त है उसके किसी एक पृष्ठ पर, ये 2 पृष्ठ है, 2 पृष्ठ है, उसमें से किसी एक पृष्ठ पर क्या करो,
कलई कर दो, किसका? चांदी का। तो इस प्रकार जो दर्पण मिलेगा उसे हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। किसी कांच किसी कांच के किसी कांच के खोखले गोले को काट कर उसके उसके एक पृष्ठ उसके एक पृष्ठ पर चांदी चांदी का कलई कलई करने पर प्राप्त दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। प्राप्त दर्पण क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक है, क्या हमने लिखा? किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर चांदी का कलई करने पर प्राप्त दर्पण क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण कहलाता है। आगे है, गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। ठीक है, सबसे पहला है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। नंबर दो है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। ठीक है, अब देखिए ये कह रहा है कि गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। समझते हैं अवतल और उत्तल दर्पण क्या होता है। यदि जो कांच का खोखला गोला है जिसको हमने काटा है, काटने के बाद कुछ ऐसा प्राप्त हुआ है, ठीक है, इस तरीके से हमें वो कांच का खोखला गोला प्राप्त हुआ है। यदि कांच के कटे हुए खोखले गोले के उभरे भाग पर, ये देखो उभरा हुआ भाग है, पीछे से निकला हुआ है, उभरे हुए भाग पर अगर पालिश किया जाए या कलई की जाए, ठीक है, और प्रावर्तन कहाँ हो रहा है? प्रावर्तन कहाँ हो? इसके दबे हुए तल से। किस तल से हो? दबे हुए तल से। तो प्राप्त जो दर्पण होता है इसे हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण कहते हैं? सॉरी, कौन सा दर्पण कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे मान लो मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ, अब देखो मेरा हाथ इस तरीके से है, मैंने इस तरीके से किया, ये ऊपर वाला भाग क्या है? उभरा निकला हुआ है, ऊपर वाला भाग निकला हुआ है, अंदर वाला भाग देखो दबा हुआ है, इस तरीके से देखो अंदर वाला भाग दबा हुआ है। तो यदि कांच के खोखले गोले के उभरे हुए भाग पर हम पालिश कर दे और प्रावर्तन दबे हुए तल से हो, दबा हुआ तल चिकना लग रहा है ना, तो दबे हुए तल से अगर प्रावर्तन की घटना हो रही है तो वो हमारा अवतल दर्पण कहलाएगा। सेम इसी का उल्टा, इस तरीके से हमने बनाया था। ठीक है, यदि कांच के खोखले गोले के इस बार दबे हुए तल पर पालिश करना है, इस तल पर पालिश कर दो, इस तल पर, तब प्रावर्तन कहाँ हो? उभरे हुए तल से हो। प्रावर्तन की घटना कहाँ हो? उभरे हुए तल से हो। तो कौन सा दर्पण हो जाएगा? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के लिए सेम ऐसे बनाएंगे। तो ये मान लो हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? सॉरी, ये हमारा एक दर्पण है। ठीक है, ये हमारा एक दर्पण है। अब इसके इस बार दबे हुए तल पर पालिश करना है। कहाँ पालिश करना है? दबे हुए तल पर। तब प्रावर्तन की घटना कहाँ से होगी? उभरे हुए तल से होगी। इस वाले तल से प्रावर्तन की घटना हो। ठीक है, इस उभरे हुए तल से प्रावर्तन की घटना हो, इस तरीके से। ये अभिलंब डाल दिया, ये आपतित किरण और ये प्रावर्तित किरण, उभरे हुए तल से प्रावर्तन की घटना हो। तो इस प्रकार के दर्पण को हम क्या कहते हैं? इस प्रकार के दर्पण को हम क्या कहते हैं? और उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को हम फिर से इधर से बना रहे हैं, इधर से करके बना रहे हैं। ठीक है, सेम ऐसे ही बना दे रहे हैं। चलिए इस बार ऐसे कर दे रहे हैं, इस तरीके से कर देते हैं। इस पर पालिश कर देते हैं। ये अंदर वाला भाग पालिश किया हुआ है और यहाँ से ये अविलंब डाल दिया हमने। ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। ये क्या हुआ है? कलई किया हुआ, कलई किया गया पृष्ठ। और ये क्या है? परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब, ये क्या है? कलई किया गया पृष्ठ। ये कौन सा है? परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, तो ये हो जाएगा अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होता है?
जब हम कांच के खोखले गोले के, ऐसे समझो जिस कांच के खोखले गोले के उभरे हुए तल पर पॉलिश किया होता है और परावर्तन दबे हुए तल से होता है, सेम उसी तरीके से जब दबे हुए तल पर पॉलिश किया जाता है और परावर्तन उभरे हुए तल से होता है तो उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद।